हम अक्सर सोचते हैं कि देश की सत्ता दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से चलती है, लेकिन क्या ये सत्ता भारत के हर एक गांव तक पहुंचती है? और अगर हाँ, तो कैसे? चलिए आज इसी दिलचस्प सिस्टम यानी पंचायती राज को समझते हैं। तो सवाल यही है, इतने बड़े और अलग-अलग संस्कृति वाले देश में सरकार की पहुंच, उसकी योजनाएं हर एक गांव तक, हर एक घर तक कैसे पहुंचती हैं? इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और जमीनी व्यवस्था में छिपा है। और वो जवाब है पंचायती राज। ये स्थानीय स्वशासन का सिस्टम है। मतलब शासन ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि नीचे से, जमीन से शुरू होता है। इसका सीधा सा आइडिया ये है कि गांव के लोग अपने विकास और प्रशासन के लिए खुद ही जिम्मेदार हों। और हाँ, ये कोई अनौपचारिक व्यवस्था नहीं है। इसे बाकायदा हमारे संविधान में जगह दी गई है। पंचायती राज का जिक्र संविधान की 11वीं अनुसूची में है और ये एक राज्य का विषय है। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जुड़े कानून बनाने और इसे लागू करने की पूरी शक्ति राज्यों के पास होती है, केंद्र सरकार के पास नहीं। लेकिन ये सिस्टम रातों रात नहीं बन गया। इसके पीछे एक लंबा सफर है, जिसमें कई अहम समितियों और बड़े पड़ावों का योगदान है। तो चलिए इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है 1957 में, जब बलवंत राय मेहता समिति ने एक 3 स्तरीय ढांचे की सिफारिश की। फिर ठीक 2 साल बाद 2 अक्टूबर 1959 को वो ऐतिहासिक दिन आया जब राजस्थान के नागौर में देश की पहली पंचायत का उद्घाटन हुआ। लेकिन इसे असली संवैधानिक ताकत मिलने में कई साल लग गए। आखिरकार 1992 में 73वें संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा मिला, जो 1993 में कानून की शक्ल में लागू हुआ। वैसे बलवंत राय मेहता समिति तो सिर्फ शुरुआत थी। समय के साथ इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए अशोक मेहता समिति और LM सिंघवी समिति जैसी कई और कमेटियां बनी। इन सब ने मिलकर पंचायतों को और ज्यादा अधिकार देने और चुनावों को नियमित करने जैसी जरूरी सिफारिशें की। चलिए अब जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। ये बार बार जो हम त्रिस्तरीय या 3 टियर सिस्टम सुन रहे हैं, ये आखिर है क्या? असल में ये लोकल गवर्नेंस को ऑर्गेनाइज करने का एक बहुत ही लॉजिकल तरीका है। तो इसे एक पिरामिड की तरह समझिए। सबसे नीचे यानी नींव में है ग्राम पंचायत, जो एक या कुछ गांवों को देखती है। उसके ऊपर आता है बीच का लेवल, जिसे पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल कहते हैं। और सबसे ऊपर है जिला परिषद, जो पूरे जिले के लिए काम करती है। इन तीनों में से जो बीच का लेवल है ना, यानी पंचायत समिति, उसकी भूमिका बहुत अहम है। ये एक तरह से मुख्य एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जो सबसे नीचे की ग्राम पंचायतों और सबसे ऊपर की जिला परिषद के बीच एक पुल का काम करती है। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर समझ आ गया। पर अब सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है? इसके नियम कायदे क्या हैं? इनके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? चलिए अब इन डिटेल्स पर गौर करते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, उम्र। अगर किसी को सरपंच या प्रधान का चुनाव लड़ना है तो उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। सोचिए, ये युवाओं को स्थानीय राजनीति में सीधे तौर पर शामिल होने का कितना बड़ा मौका देता है। और हर पंचायत का कार्यकाल फिक्स होता है, पूरे 5 साल। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लोकतंत्र का चक्र बना रहता है। हर 5 साल में जनता को अपने प्रतिनिधियों से उनके काम का हिसाब लेने और नए प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है। अब आते हैं इस सिस्टम के शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू पर, और वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। जी हाँ, कुल सीटों में से कम 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। इसने जमीनी स्तर पर महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। कुछ और भी जरूरी नियम है। पहला, अगर कोई पंचायत अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही कराना है। दूसरा, पंचायत समिति के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जिससे उनकी जवाबदेही बनी रहती है। और तीसरा, जैसा कि हमने पहले भी बात की, चुनाव कब और कैसे होंगे, इसका आखिरी फैसला राज्य सरकार का होता है। हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम पूरे भारत में एक जैसा ही लागू है। कुछ राज्यों में इसमें थोड़े बदलाव हैं और कुछ अपवाद भी हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर मिजोरम, मेघालय और नागालैंड जैसे कुछ राज्यों में ये व्यवस्था है ही नहीं। वहाँ उनके अपने पारंपरिक लोकल सिस्टम काम करते हैं।
वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण जैसे कुछ खास प्रावधान किए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि पंचायती राज पूरी तरह से एक राज्य का विषय है। इसका मतलब है कि चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे, आरक्षण के नियम क्या होंगे, इन सब पर अंतिम फैसला राज्य सरकारें ही करती हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि स्थानीय स्वशासन की ये जो पूरी व्यवस्था है, ये असल में भारत के लोकतंत्र को मजबूत कैसे करती है। देखिए, ये सत्ता को सही मायने में आम लोगों के हाथों में देती है, विकास को स्थानीय जरूरतों से जोड़ती है और लोकतंत्र को सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे गांव इस शक्ति का कितना और कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं।